किसी को कोई किसी से सरोकार नहीं है। वो कल मरता आज मरे, फिल्म कल बनती आज बने, फिल्म डूबे, फिल्म सुपरहिट हो, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको ये है कि हमारी राजनीतिक रोटियां सिक रही हैं अच्छे से कि नहीं सिक रही हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के भीतर हजरतगंज थाने में घूसखोर पंडित, जो कि एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पर आने वाली है, उसको लेकर एफआईआर दर्ज होती है। कहा जा रहा है कि भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन किसकी भावनाएं आहत हुई हैं और क्यों हुई हैं, क्या इसका कोई सियासी कनेक्शन भी है, करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी। सर, एक फिल्म आई है, एक वेब सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पर, घूसखोर पंडित। उसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है, सबकी भावनाएं बड़ी आहत हो रही हैं। अब इस फिल्म का नाम अगर घूसखोर मुस्लिम रख देते, ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, कुछ भी रख देते, तो भावनाएं आहत नहीं होती। और भावनाएं अगर आहत हो रही हैं, तो फिर क्या ये वोट बैंक के लिए हो रही हैं या फिर असल में हो रही हैं, जरा हम समझना चाहते हैं। देखिए हिमांशु जी, अगर आप इस फिल्म की बात करें, ये कई दिन से वो हल्ला इस फिल्म के नाम पे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको बनाने वाले और इसमें मुख्यतः अभिनय करने वाले भी पंडित समाज से ही आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो उन्होंने सोच समझ के ही ये फिल्म बनाई होगी। और देखिए, फिल्मों का मामला अलग है, वो मनोरंजन के क्षेत्र में अपना काम करते हैं, अलग अलग कहानियां निकाल के लाते हैं। ऐसी तमाम कहानियां बनी है। आपने चाहे फूलन देवी की कहानी हो, उसमें भी दो समाज का टकराव हुआ था। इसके पहले भी कई इस प्रकार की फिल्में बनती रही हैं। ये एक किसी सब्जेक्ट पे फिल्म बनती है, किसी सच्ची कहानी पे फिल्म बनती है। अगर कोई व्यक्ति, जहां तक मुझे ये समझ में आया और मैंने थोड़ा इसके विषय में पढ़ा है, कि कोई ब्राह्मण समाज का दरोगा था और वो रिश्वत लेते हुए, उसकी लंबी कहानी है और उस पर फिल्म बनी है। तो वो समाज को एक आईना दिखाना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति घूसखोर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति होता है, तो उससे कोई पूरा समाज नहीं हो जाता है। अब किसी भी जाति की आप बात करें, किसी भी वर्ग की बात करें, क्या उसमें 100% लोग सही होते हैं? और खाली एक आदमी के इस तरह का कृत्य करने से पूरे समाज को आप दोषी ठहरा सकते हैं क्या? तो इसके पीछे एक राजनीति है, राजनीति सोच। रक्षा मंत्रालय के वो लेफ्टिनेंट जनरल थे जिनको सीबीआई ने घूस लेते हुए पकड़ा, उनका नाम था दीपक कुमार शर्मा। मैं तो कह रहा हूं, उनके घर के बाहर कितने लोग प्रोटेस्ट करने गए। ये जो पाठक जी या फिर मतलब और लोग भी भारतीय जनता पार्टी के, या फिर मायावती जी भी खुद भी जो है बड़ी हितैषी बन रही हैं, तो उनके जमाने में भी बहुत नारे दिए गए हैं। तो ये सब अचानक से बड़े पक्षधर हो गए हैं, बड़ी इनको दिक्कत हो रही है, ये मुझे हजम नहीं हो रहा है। राजनीतिक तौर पर तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। नहीं, ये हिमांशु जी, मैं उसी पे आ रहा था। मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये सब सियासी नूरा कुश्ती है। सियासत के हिसाब से जातियों में बटे हुए हमारे मतदाताओं को साधने के लिए इस तरह के हथकंडे सियासी दल चुनाव के आसपास लेके आते हैं। मैं सवाल कर रहा हूं, कुछ दिन पहले शंकराचार्य जी का मामला चल रहा था, कहाँ मायावती जी चली गई थी, कहाँ ब्रजेश पाठक चले गए थे? ये तो यही थे उत्तर प्रदेश में। तब याद नहीं आई कि एक शंकराचार्य का अपमान सरकार कर रही है? तब नहीं याद आया इनको। पर एक फिल्म बन गई किसी, और उसमें एक शीर्षक आ गया पंडित, तो आप उसके पीछे पड़ गए। तो क्या वास्तव में चिंता है या आप दिखावा भर कर रहे हैं? तो आप ये देखिए कि यही मायावती है, जब किसी दलित के ऊपर बात आती, जब संविधान के ऊपर बात आती है, पूरा दलित समाज उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बाकी राज्यों का, पूरे देश का नाराज था कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की संविधान के मामले पे। और जो टिप्पणी अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर की थी उस पर, तब तो मायावती जी की कुंभकर्ण नींद खुली नहीं थी। अब काहे के लिए मायावती जाग गई? ये तो वही मायावती है जो बात करती थी तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो तिलक किसके लिए यूज कर रही थी वो? आज वो तिलक कहाँ चला गया? आज वो तिलक क्या मतदान की मोहर में चला गया है क्या? मोहर मारने की बात हो रही है क्या? तो देखिए, ये सारी चीजें, हम किसी पे निजी आक्षेप नहीं करना चाहते, किसी नेता हो चाहे किसी जाति की बात हो। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जाति के जो बंटवारे हैं उसको साध के ये सियासी दल अपना काम करना चाहते हैं। अब आज अखिलेश जी भी जो है ब्राह्मणों के प्यारे बने हुए हैं।
आज अखिलेश जी को भी याद आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आपके ब्रजेश पाठक जी लड़ाई लड़ी रहे हैं ब्राह्मणों की, हालांकि बीच बीच में गायब हो जाते हैं वो। जब किसी ब्राह्मण पर अत्याचार होता तब वो बीच में गायब हो जाते हैं। शायद शंकराचार्य जी भी ब्राह्मण है, वो भी सनातन की बात कर रहे थे, वो भी हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, तब ब्रजेश पाठक जी गायब थे। भाई ब्रजेश पाठक जी को तो कानपुर की राजनीति करनी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है, तो वो अगर वो राजनीति चमका रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है। लेकिन नहीं, बात राहुल यह है कि खाली भारतीय जनता पार्टी के बाटी चौका पर बैठक कर रहे थे, तो उनको अनुशासनहीनता का अगर ज्ञान पंकज चौधरी दे रहे थे, तो डिप्टी सीएम होने के नाते उनका बचाव करने की तो जिम्मेदारी थी ना ब्रजेश पाठक की। अगर पंडितों की, ब्राह्मणों की इतनी ही उनको फिक्र है तो कुछ तो कहते, नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं, देखिए हिमांशु जी, ये तो बात मैं कह चुका हूं कि इसमें किसी पार्टी का हित या उनको किसी हित को नहीं देखना है। उनको चुनावी हथकंडा देखना है, चुनावी जुमलेबाजी देखनी है, और चुनाव में इस जातिवाद को बढ़ाने में या इसको कम करने में वोट हमें कहाँ मिल रहे हैं, वो सारी रणनीति वोट की है। किसी को कोई किसी से सरोकार नहीं है। वो कल मरता आज मरे, फिल्म कल बनती आज बने, फिल्म डूबे, फिल्म सुपरहिट हो, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको ये है कि हमारी राजनीतिक रोटियां सिक रही हैं अच्छे से कि नहीं सिक रही हैं, आज को बढ़ाना है। अगर कम रोटी सिक रही तो आज को बढ़ाना है, और अगर रोटी ज्यादा तेज सिक रही है तो आज को कम करना है। ये तरीका है, और इसी की कोशिश है सियासी दलों के नेताओं की, और इनको कोई सरोकार नहीं है किसी से। अच्छा, ब्राह्मणों ये पर फिल्म बने, किसी बनियों पर फिल्म बने, किसी जाटों पर फिल्म बने, इनको क्या लेना देना उससे। जी, एक बात मुझे याद आई सर कि राहुल गांधी बहुत पहले कह रहे थे कि देखिए वित्त मंत्रालय में या फिर तमाम और मंत्रालयों में, सरकारी विभागों में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, एसटी हैं, इसका खाका जो है सामने आना चाहिए। मैं तो कहता हूं एनसीआरबी का एक डेटा निकलवाएं करप्शन के मामले का, उसमें देखें कि कौन जाति के लोग कितने हैं, और ये देखकर ही निर्देशक और जो डायरेक्टर हैं फिल्में बनाएं, ताकि लोगों के सामने रख सकें कि देखिए सबसे ज्यादा ये लोग करप्शन के मामले में, ये हत्या के मामले में, तो हम फिल्म उसी उस पे बनाएंगे। मतलब क्या नौटंकी चल रही है देश के अंदर, तमाशा बना रखा है बिल्कुल जाति के नाम पर। भाई देखिए, खाली तमाशा जातिवाद के नाम पे ही चल रहा हो ऐसा तो है नहीं। तमाशा तो बहुत सारी चीजों में चल रहा है। आज जो 2 दिन पहले देश में सबसे बड़ा तमाशा हुआ है, और हमारे 70 साल के इतिहास में और हमारे 3 साढ़े 3 दशक के पत्रकारिता के इतिहास में हमने पहली बार देखा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बिना जवाब दिए न प्रधानमंत्री पक्ष की ओर से जवाब भाषण दे पाए, और न विपक्ष की तरफ से विपक्षी दल के नेता जवाब दे पाए, और जो है अभिभाषण जो है खत्म हो गया राष्ट्रपति का, पार्लियामेंट चल रही है। और आप देखिए मजे की बात कि लोकसभा में आने में खतरा है प्रधानमंत्री को, और राज्यसभा में वो दे धनाधन 90 मिनट का भाषण दे सकते हैं, और जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक वो छोड़ नहीं रहे किसी को, वहां उनको कोई खतरा नहीं है, और खतरा लोकसभा में उनको है। तो ये कम बड़ा नाटक है। और ऊपर से आप देखिए जिस प्रकार से स्पीकर कह रहे हैं कि मुझे आभास हो गया था, मुझे सूचना मिल गई थी कि प्रधानमंत्री को सदन के अंदर आने में बहुत बड़ा खतरा है, और मैंने उनको आगाह किया, और प्रधानमंत्री जो है वो बाहर से लौट गए। तो अगर प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट के सदन में ही खतरा है, तो फिर एक तो प्रधानमंत्री जी सुरक्षित कहाँ है, और अगर प्रधानमंत्री को ही खतरा है 140 करोड़ के देश में, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। और जो ये खतरे की घंटी लेके और खतरे की जिम्मेदारी लेके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, फिर ये लोग क्या कर रहे हैं अगर प्रधानमंत्री जी सुरक्षित नहीं है। तो मजाक जो आप कह रहे हैं, मजाक तो ये चल रहा है, सबसे बड़ा मजाक तो ये है। जी, मैं तो सोच रहा हूँ ओम बिरला जी जो आरोप लगा रहे हैं, फिर वो सहयोगी दल के लोग जो कह रहे हैं कि महिलाएं दांत से काट सकती थी, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं टीवी डिबेट्स में, आम जनता को बता रहे हैं कि कितना बड़ा खतरा था, तो फिर इसको लेकर तो जांच होनी चाहिए। और जो विपक्षी दलों के सांसद हैं जिन पर ये आक्षेप लग रहे हैं, सबसे पहले तो उनको ही खड़े हो जाना चाहिए सोमवार को तख्तियां लेकर कि हमको बताओ कहां है वो जांच, कौन सा इंटेलिजेंस ये बोल रहा था कि हम दांत से काट लेंगे, या फिर मोदी जी के लिए हम खतरा साबित है। सबसे पहले तो उन्हीं लोगों को खड़े नहीं हो जाए। हिमांशु जी, आप ये देखिए कि यहाँ तक रिपोर्ट सांसदों के पास आ गई कि वो महिला सांसद तैयार थी कि उनके पास हथियार नहीं थे, वो दांत से काट सकती है मोदी जी को, यहाँ तक की रिपोर्ट ये क्रांतिकारी लोग निकाल लाए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पार्लियामेंट में 3 लेयर सिक्योरिटी है,
वो जो 3 लेयर सिक्योरिटी के अधिकारी हैं, आईपीएस है, दूसरे जो एसपीजी के लोग हैं, वो ये जानकारी नहीं ला पाए। अगर ला पाए तो उन्होंने क्या एक्शन लिया, एक बात। दूसरी बात यह है कि ओम बिरला जी को जब पता लग गया तो ओम बिरला जी खाली अनाउंस करके बैठ गए और प्रधानमंत्री जी को इन्फॉर्म करके बैठ गए, या उन्होंने उन सदस्यों की सूची बनवाई और उन सदस्यों को दंडित करने के लिए कोई ऑर्डर पास किया, या वो करने जा रहे हैं? अगर उसमें राहुल गांधी भी है तो क्या राहुल गांधी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं? कोई जांच होने जा रही है? कोई जेपीसी की समिति बन रही है, कमेटी बन रही है जो इस मामले की जांच करेगी, या खाली यूं ही जुमलेबाजी कर रहे हैं स्पीकर साहब? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना भाई। ये भी तो हो सकता है कि जैसा आपने कहा कि विपक्षी इस जांच की मांग करे और विपक्षी कहे कि भाई हमारे सांसद अगर दोषी हैं तो तत्काल उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और अगर आपने यूं ही ये बात कह दी है तो फिर आपकी भी जांच हो जानी चाहिए। नहीं नहीं, अब बिरला साहब तो ये कहते हैं ना कि सबूत के साथ संसद में कुछ भी बोलना है तो वो बिना ऐसे हवा हवाई नहीं, तथ्यों के साथ बोलना है। तो ओम बिरला जी की भी ये जिम्मेदारी बनती है इस देश के प्रति, उस संसद के प्रति जिसकी चेयर पर वो बैठते हैं, कि वो सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ इस बात को प्रमाणित करें कि प्रधानमंत्री को उस वक्त खतरा था और किस इंटेलिजेंस के थ्रू जो है उनको ये जानकारी मिली थी, ये भी बताएं ताकि चीजें क्लियर देखिए, रहे। हिमांशु जी, ये प्रमाणित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए ये काम विपक्ष का है, ये सरकार का नहीं है। सरकार में तो ऐसे लोग भी हैं जो आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए 12 साल में, और स्पीकर साहब प्रमाणित नहीं कर पाए अपना जो उन्होंने बोला है, ना कर पाएंगे। लेकिन आपको प्रमाणित शंकराचार्य को करना पड़ेगा कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं। विपक्ष को करना पड़ेगा कि वो सांसद हैं कि नहीं, वो हथियार लाए कि नहीं लाए, और वो काटते कि नहीं काटते, ये उनको प्रमाणित करना पड़ेगा। और आपको जो वोटर है उसको ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक है। ये वो साबित करेंगे। दूसरा साबित तो यहाँ तो पहाड़ तक को साबित करना पड़ रहा है कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं दिल्ली में, वो पहाड़ी है भी कि नहीं है, ये उनको साबित करना पड़ेगा। तो साबित वो विपक्ष वालों को करना पड़ता है, पक्ष वालों को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अब आप जो है, राहुल गांधी अगर कोई किताब लेके आते हैं और उसमें से कुछ तथ्य पढ़ने चाहते हैं तो उनको प्रमाणित करना है, लेकिन निशिकांत दुबे जी को कुछ प्रमाणित नहीं करना। सारा प्रमाण किताबों के साथ लेके आए थे और उन्होंने किताबें पढ़ दी, और उनको जो तत्कालीन पीठाधीन अधिकारी थे जो आसंदी पे बैठे थे, वो रोकते रह गए उनको, और वो रुके ही नहीं उनसे। उन्होंने सारी किताबें दिखा डाली। हाँ, नहीं, वो निलंबित नहीं, क्योंकि वो तो प्रमाणित है, वो तो ऑलरेडी सत्यापित है। तो इस सरकार में बहुत सारी चीजें हैं, और दुर्भाग्य देश का देखिए, एप्स्टीन फाइल में नाम आते ही जहां विदेशों में इस्तीफे हो रहे हैं, जहां एक्शन हो रहे हैं, जहां चर्चाएं हो रही हैं, वहां भारत में कोई पूछ ही नहीं रहा। भारत में सब शांत चल रहा है। हमारे एक मंत्री का नाम चल रहा है, हमारे एक व्यापारी उद्योगपति का नाम चल रहा है, कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं। आप सोचिए ना कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि बात ये हो जाएगी कि अगर जरा सा आप कुछ बोलेंगे आपको देशद्रोही या आपको ही बोला जाएगा कि प्रमाणित करिए। अब बताइए, आप एप्स्टीन फाइल कहां से लाएंगे प्रमाणित करने के लिए? इसलिए लोग बोल ही नहीं रहे। इस्तीफा और बाकी चीजें तो दूर की बात है। सोनम वांगचुक ये साबित नहीं कर पाए कि वो देशभक्त हैं। देखिए, जेल में बंद हैं, कोर्ट तक को कहना पड़ रहा है कि उनकी जमानत पर विचार कीजिए, उनकी तबीयत नहीं ठीक है। सरकार पिछले 4 महीने से उनको जेल में डाले हुए। वो आदमी जिसने सेना के लिए इतना काम किया, देश के लिए इतना गौरव हासिल किया, वो आदमी जेल में बंद है देशद्रोह के मामले में। गजब है। लेकिन प्रमाणित नहीं कर पा रहे वो कि वो जो है क्रांतिकारी हैं या देश के लिए राष्ट्रभक्त हैं, वो प्रमाणित नहीं कर पा रहे। जब वो प्रमाणित कर देंगे तो उनको तत्काल छोड़ दिया जाएगा। वो प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अंदर है। देखिए, राम रहीम जी प्रमाणित कर देते हैं, बाकी लोग प्रमाणित कर देते हैं तो उनको तत्काल बेल मिल जाती है। जो प्रमाणित नहीं कर पाते वो अंदर है। अजीत दादा अब है नहीं इस दुनिया में, उन्होंने प्रमाणित कर दिया था। असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रमाणित कर दिया कांग्रेस से आकर कि वो असली हिंदू हैं। अब वो अगर ये बोल दें कि 5 रुपए मुसलमान मांगे तो 4 दो और इतना प्रताड़ित करो कि उसको इस प्रदेश से खदेड़ दो, कोई सुनने वाला नहीं है। वो सही कह रहे हैं, वो असली सौहार्द वही बना रहे हैं। सौहार्द बिगाड़ने का काम ये फिल्म कर रही है।
देखिए हिमांशु जी, अगर आप अंत में, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी हो, उनके सहयोगी दल हो, सब चुनाव जीतने की लूरा कुश्ती के तहत ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और आज खाली आप भारतीय जनता पार्टी या उसी उसके सहयोगी दल को ही बोलें, आज तमाम सियासी दल हैं वो भी समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ाई लड़नी है तो उसी के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। ममता बनर्जी को मैं लगभग 35 सालों से देख रहा हूँ, जानता हूँ। जिस प्रकार से वो वकील की भूमिका में दिल्ली तक पहुंच गई, वहां ईडी ने छापा मारा, ईडी से फाइल निकाल लाई, तो वो समझ चुकी है अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है तो हमें भी पैंतरेबाजी, जुमलेबाजी और ये प्रमाणित करने वाली बातें करनी ही होंगी। तो अब वो देखते हुए चीजें, आप आसाम का हाल देख रहे हैं, आसाम के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी चीजें प्रमाणित कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मुसलमानों को अगर तंग करना है, मुसलमानों को हटाना है, तो वो भी कुछ प्रमाण दे रहे हैं और प्रमाणित करने के लिए कह रहे हैं। ये अब वहां से फिर जो है आसाम के बाद नंबर उत्तर प्रदेश का ही है। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो आप चल रहा है, अब आप देखिए ना कि 40 साल से एक आदमी दुकान कर रहा है, छोटे से कस्बे में छोटी सी दुकान है, उसने बाबा गारमेंट उसका नाम रख दिया है, वो 35 साल से दुकान चला रहा है। अब उसको ये बताना है कि आप बाबा हैं, प्रमाणित करिए। कौन से बाबा हैं आप? आहत हो गई। वो जो लड़के हैं उनको बजरंग दल वाले गए होंगे, शायद उनकी उम्र भी उतनी नहीं होगी जितने दिनों से वो दुकान चल रही थी, लेकिन उनकी भावनाएं जो है अब आहत हुई हैं इतने सालों के बाद। बड़ा गजब है इस देश के अंदर। नहीं तो चुनाव नजदीक आ गए हैं ना, देखिए चुनाव नजदीक आ गए तो भावनाएं आहत होंगी, और जब भावनाएं आहत होंगी तो फिर ड्रामा होगा, तो ड्रामा दिखाया जाएगा, ड्रामा दूर तक जाएगा, तभी तो चुनाव जीते जाएंगे। नहीं तो जो भावनाएं आहत जिनकी हो रही है, उनकी भावनाएं अंकिता भंडारी के मामले पर आहत नहीं होती। मुख्यमंत्री जिस प्रकार से एक्शन लेते हैं, जिस प्रकार से पुलिस तत्काल 3-3 FIR कर देती है, उनकी ना पुलिस की भावनाएं आहत होती है, ना मुख्यमंत्री को फर्क पड़ता है, और ना जो ये गुंडे घूम रहे हैं ना इनको आहत होती है। वो सिर्फ यहाँ होती है क्योंकि चुनाव आ गए। जब बात होती है ना कि इस तरह की घटनाएं होने लगे, तो वो पूछते हैं ना, अरे भाई शोर के, वो शेर है ना उनका, किसी शायर का शेर है, वो कहते हैं कि बड़ा शोर है, क्या चुनाव नजदीक है क्या? तो ये जो आप शोर, सरहदों पर कुछ ऐसे करके है उनका। हाँ जी, हाँ, राहत इंदौरी का शेर है कि सरहदों पे कुछ शोर है, सरहदों पे कुछ हलचल है, तो क्या चुनाव है क्या? तो उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह की परिस्थितियां आपको दिख रही हैं या उत्तराखंड में दिख रही हैं, तो आप समझ लीजिए क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए इस तरह की प्रामाणिकता अब साबित करनी पड़ेगी। कल को हमें और आपको भी करना पड़ेगा कि हम पत्रकार हैं कि नहीं, कैसे करेंगे। तैयारी करके रखते हैं हम लोग, जो है थोड़ा कागजात जो है मजबूत कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी मलिक के साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, क्या उनकी भावनाएं भी आहत हैं एक फिल्म आने से? क्योंकि पुराने जमाने की फिल्मों में तो ठाकुर या फिर जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं उनको विलन बनाया जाता था, उनको एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की जाती थी कि समाज पर जुल्म कर रहे हैं। तो पुराने जमाने की फिल्मों को भी अब बैन कर देना चाहिए, राम राज्य आ ही गया है। उत्तर प्रदेश में घूसखोर पंडित को लेकर FIR दर्ज हुई गई है। अब देखिए आगे क्या होता है, किस तरह से सियासी घमासान मचता है, उसकी तमाम अपडेट जो है हम आपको देते रहेंगे 4 PM पर। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।